नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारे संविधान के बनने की कहानी। ये कोई छोटी-मोटी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो लगभग 200 सालों तक चला। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 200 साल। ये कोई एक दो दिन या कुछ सालों की बात नहीं थी। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये लगभग 2 सदियों तक फैली हुई हैं। और यही बात इसे दुनिया के सबसे अनोखे संवैधानिक इतिहासों में से एक बना देती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे इस पूरे सफर के पैमाने का अंदाजा लगता है। हमारी कहानी शुरू होती है 1773 में, जब ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने की कोशिश की। और इसका अंत होता है 1950 में, जब भारत एक संप्रभु गणतांत्रिक राष्ट्र बना और उसका अपना संविधान लागू हुआ। इस लंबे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 खास पड़ावों से होकर गुजरेंगे। मतलब हम देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे हुई, फिर कंपनी और ब्रिटिश ताज के शासन में कैसे आगे बढ़ी, और आखिर में एक आज़ाद भारत के लिए संविधान कैसे तैयार हुआ। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से। वो सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि बहुत ताकतवर हो चुकी थी। तब ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई अब भारत में उसके कामकाज को कंट्रोल करने की जरूरत है। और यहीं से शुरू होता है पहला दौर। 1773 से लेकर 1858 तक ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं थे। असल में ये भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रख रहे थे। और उस नींव का जो पहला पत्थर था, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून था, क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में सीधा दखल दिया और भारत में शासन का एक ढांचा बनाने की कोशिश की। अच्छा, इस एक्ट में कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हुईं। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिससे पावर एक जगह सेंट्रलाइज होने लगी। उनकी मदद के लिए एक काउंसिल बनाई गई। न्याय के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। और हाँ, कंपनी के कर्मचारी जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, उस पर रोक लगा दी गई ताकि करप्शन कम हो। तो ये जो शुरुआती कानून थे, ये धीरे धीरे एक बिखरी हुई व्यवस्था को एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में ढाल रहे थे। कह सकते हैं कि ये वो बीज थे जिनसे भविष्य के भारतीय शासन तंत्र को उगना था। चलिए अब कहानी के एक बहुत बड़े मोड़ पर आते हैं, 1857 का विद्रोह। उसके बाद सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि अब कंपनी का राज नहीं चलेगा। भारत का कंट्रोल अब सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के हाथों में होगा। ये तारीख 1858 भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड मूवमेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत ऑफिशियली ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? शासन का तरीका ही पूरी तरह बदल गया। पहले एक कंपनी राज कर रही थी और अब सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन था। गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। तो 1858 के एक्ट ने इस बदलाव को कानूनी शक्ल दी। इसने कंपनी को खत्म किया, सारे पावर क्राउन को दे दी और वाइसरॉय के साथ साथ लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया, जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार था। अब क्राउन रूल के दौरान एक और जरूरी चीज होने लगी। भारतीयों की तरफ से शासन में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग उठने लगी। इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे, और ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ही धीमी रफ्तार से, कुछ ऐसे सुधार किए जिनसे भारतीयों को थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ। जैसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों ने पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल होने का मौका दिया। हालांकि इसी के साथ बांटो और राज करो की नीति के तहत अलग निर्वाचक मंडल भी लाया गया। फिर 1919 के सुधारों ने प्रांतों में डायर की यानी दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिससे कुछ विभागों का कंट्रोल भारतीयों को मिला। और फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक मील का पत्थर था। ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा और प्रांतीय स्वायत्ता भी दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से प्रेरित है। ये एक्ट वाकई बहुत विस्तृत था। इसने सिर्फ केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा ही नहीं किया, बल्कि एक फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की भी बात की। ये एक तरह से हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट ही था।
और अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, आज़ादी के बाद एक नए राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण। इस ऐतिहासिक काम के लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसे भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संविधान सभा के अंदर भी कई समितियां थीं, लेकिन उनमें से एक सबसे जरूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। इसी समिति पर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी थी। तो चलिए देखते हैं कि इस ऐतिहासिक काम के पीछे कौन लोग थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में इस कमेटी में देश के कुछ सबसे ब्रिलियंट कानूनी और राजनीतिक दिमाग शामिल थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, उन पर बहस की और भारत की जरूरतों और विविधताओं के हिसाब से एक दस्तावेज तैयार किया। कई महीनों की बहस और चर्चाओं के बाद 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। जब इसे अपनाया गया तो भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक था। सोचिए, इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये एक बहुत ही व्यापक दस्तावेज था, जिसे भारत की विशाल विविधता और जटिलताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये उस 200 साल लंबे सफर का नतीजा था जो 1773 के एक छोटे से रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है कि 2 सदियों के संघर्ष, बहस और विकास से बना ये संविधान आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये इस राष्ट्र की आकांक्षाओं का और इसके लोगों से किए गए वादे का प्रतीक है।